हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गेस्ट पेपर्स की सीरीज। यस, वी आर स्टार्टिंग गेस्ट पेपर सीरीज। देखो, इस चैनल पे कोई भी वीडियो देखो ना देखो, ये जो गेस्ट पेपर की सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, जरूर से देखना। मेरे पुराने बच्चों के लिए भी और जो बच्चे नए इस द्रोण स्कूल प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं उनके लिए भी। आज के लिए एक बात मैं बताना चाहता हूं भाई, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि पेन एंड कॉपी लेकर के जरूर बैठ जाना, क्योंकि ये सेशन बहुत ही लंबा होने वाला है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत देर तक आपको बैठना पड़ेगा, लगभग 1.5 घंटे तक का सेशन होगा। मतलब अगर हम पिछली वीडियो से कंपेयर करें तो लंबा ही रहेगा। वैसे 1.5 घंटा कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको पेन एंड कॉपी लेकर के जरूर से बैठना है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इस वीडियो को पूरा देखना है कंप्लीटली, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप बहुत बड़े बड़े सवाल को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो। और ये पूरा एग्जाम जो है ना, 2 घंटे का एग्जाम, आप लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर कैसे पूरा सॉल्व कर सकते हो। हर एक चीज को कैसे अटेम्प्ट करना है, तरीका बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा, तो जुड़े रहना, इस पूरी वीडियो में बने रहना। स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं नए बच्चों को बताना चाहता हूं, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं नए बच्चे, उनको मैं बता दूं कि द्रोण स्कूल में पुराने बच्चे स्किप कर सकते हैं। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि आपको टाइम गंवाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप स्किप कर जाओ आगे वाले पार्ट्स पे, ठीक है। देखो, इसमें तीनों चीजें होंगी, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स एंड लैंग्वेज। यस, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, तो सारी चीजें इसमें है। इस गेस्ट पेपर में ना पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 80 क्वेश्चन जितने नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आते हैं ना, टोटल वी आर गोइंग टू कवर ऑल द 80 क्वेश्चंस इन दिस गेस्ट पेपर। सो देखो, नए वाले बच्चे जान लो भैया कि द्रोण स्कूल का ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहां पे नवोदय विद्यालय एंड सैनिक स्कूल की जोरदार बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है। देखो, ये कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, आप एक बार देख लो। यहां पे एक कंप्लीट कोर्स है नवोदय विद्यालय के लिए। This is available in both Hindi medium and English medium, and also we have 50 model paper series. Yes, this is the most demanded series of the द्रोण स्कूल ऐप, क्योंकि 50 मॉडल पेपर के सीरीज में ना बेटा, इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे। नंबर 1, इसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। नंबर 2, इसमें आपको मिलेंगे सारे के सारे PDF। 3, आंसर की मिलेंगे। कहने का मतलब कुल मिलाकर के 5 चीजें मिलेंगी, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज, सभी चीजें इसमें होंगी। लेकिन अब ये मिलेगा क्या क्या, इन तीनों के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। क्या बोलो बेटा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, VL वीडियो लेक्चर्स। एंड इसके साथ साथ ये तीनों के वीडियो लेक्चर्स प्लस आंसर की का PDF आपको मिलेगा, प्लस जो मॉडल पेपर का मेन PDF है वो तो आपको मिलेगा। और ये एक मॉडल पेपर का कंटेंट है, कुल मिलाकर के ऐसे ही 5 कंटेंट सारे के सारे मॉडल पेपर्स में है। तो प्रैक्टिस के लिए दिस इज द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, एंटायर इंटरनेट। तो आप इसको ले लेना भाई, 50 दिन का मॉडल पेपर, इसके साथ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। 50 मॉडल पेपर की सीरीज है द्रोण स्कूल के ऐप पे। मॉक टेस्ट भी है, ले सकते हो आप, मॉक टेस्ट भी है। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत हुआ प्रमोशन, लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला ही क्वेश्चन, ओहो पहला क्वेश्चन ही, अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि हमने ना इस प्रकार के मॉडल पेपर्स बनाए हुए हैं। देखो, ये पूरा का पूरा जैसा आपका पेपर में आता है उस प्रकार से बनाए हुए हैं। लेकिन चूंकि ये जो सीरीज मैं करा रहा हूं, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी करा रहा हूं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी करा रहा हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही स्क्रीन पर दोनों मॉडल पेपर साइड बाय साइड लेकर चलना, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने क्वेश्चन को तोड़ के अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, पेपर बिल्कुल यही है, लेकिन मैंने क्वेश्चन को तोड़ के बस रखे हुए हैं, बस सिंपल। इज इट क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जैसे कि आपने देखा इंग्लिश मॉडल पेपर का ये है, और ये अपने पास है, देखो बेटा, ये अपने पास हिंदी मॉडल पेपर है, तो सेम चीज है, बस ट्रांसलेशन है ना। स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो, मानसिक योग्यता वाली सीरीज से। अब इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं टोटल? देयर आर 80 क्वेश्चंस, सॉरी पूरे में 80 क्वेश्चंस होते हैं ना, सभी में, मतलब पूरे 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से मानसिक योग्यता के सिर्फ होते हैं, यानी कि मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बेटा होते हैं मैथ्स के। एंड यू ऑल नो दैट 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम लैंग्वेज सेक्शन। क्या बोलो? 20 क्वेश्चन आर फ्रॉम लैंग्वेज सेक्शन। तो अभी जो मानसिक योग्यता वाले क्वेश्चंस है ना, बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आपने जल्दी से कर लिया, अपना टाइम बचा लिया, तो मैथ्स के लिए ढेर सारा आपको टाइम मिलने वाला है, और मैथ्स के लिए टाइम की जरूरत भी है, समझ रहे हो। तो इसलिए बहुत जल्दी करते हुए चलेंगे। और जिन बच्चों को मानसिक योग्यता खिलौना लगता है, जो बहुत पहले से शुरू से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उनको खिलौना लगेगा भी, लगना भी चाहिए, तो वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, मैथ्स पे सीधा जा सकते हैं। करेक्ट है? चलो, तो पहले सेक्शन से अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, कुल मिलाकर के 10 सेक्शन होते हैं, वी ऑल नो, बार बार वही बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला पार्ट जो हमारा है बेटा, वो है ऑड मैन आउट का। ऑड मैन आउट। देखो, जो पुराने बच्चे हैं उन्हें तो पता ही है इंस्ट्रक्शन, जो नए बच्चे हैं एक बार समझ लो कि इंस्ट्रक्शन इसमें क्या कह रहा है कि इन क्वेश्चन नंबर, देखो हिंदी में तो पढ़ लेना, हिंदी में मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने, इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन के सामने पढ़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो,
In question number 1 to 4, figures A, B, C, D have been given in each question. Of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and 1 is different. क्या कह रहा है कि भाई 4 ऑप्शंस हैं, 3 फिगर्स जो है ना किसी तरह से एक जैसे हैं, मतलब कोई ना कोई क्वालिटी है जो उनके अंदर मैच करती है, बाकी एक फिगर बिल्कुल भी डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है, उसको आपको छांटना है। तो देखो इसमें क्या डिफरेंट है बेटा, ध्यान से देखना। इसमें ये जो तीर है ना, इन तीरों ये जो तीर है, इसका मुंह इधर की तरफ है, इसका मुंह इधर की तरफ है। क्लियर है बात? इसमें इधर की तरफ इधर मतलब अपोजिट है, एक इधर है तो एक उधर है, इसमें भी एक इधर है तो एक इधर है, अपोजिट इसका मुंह है। लेकिन इसमें देखो ये भी इधर है और तुम भी इधर हो, तो भैया तुम तो सबसे अलग हो ना, तुम तो सबसे अलग हो। तो सी ऑप्शन अपना हो गया। ऐसे ही करना है, छोटी छोटी चीजें आपको देखते हुए चल रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो 2, 3, 4 एंड 5, 2, 3, 4 एंड 5, यू कैन सी हियर कि अपने पास जो 2 है ना बेटा, ये अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। मैथ्स में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम हो, एकमात्र अभाज्य संख्या है ये, ऐसे आता है द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। एकमात्र अभाज्य संख्या, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम हो, जो क्या हो बेटा, जो सम हो, वो अपना कौन है? वो अपना 2 है। केवल एक ही ऐसी मात्र अभाज्य संख्या है जो सम है, तो अपना आंसर है 2। मतलब मैथ्स की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा अभी। इसमें देखो ये भी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, 3 भी प्राइम नंबर एंड डी इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन नंबर सी विच इज नॉट प्राइम नंबर। ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है बेटा। क्या बोलो? कंपोजिट नंबर, मतलब कि ये भाज्य संख्या है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा यही आंसर सही हो गया। अरे गुरुजी क्या वाह, गुरुजी वाह, क्या बात कर दी आपने। ये देखो इसमें अब क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे कि सारे जो फिगर्स हैं लाइन से मिलकर के बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है इसमें 1, 2, 3, 4, 4 है इसमें। तो क्या मैं कह सकता हूं ये देखो इवन है और ये भी इवन है, यानी कि ये सम है, इवन है, ये भी सम है। और ये कैसी संख्या है? क्या ये विषम है? बिल्कुल भाई साहब, ये तो विषम संख्या है। तो तुम तो अलग हुए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे। देखो जिन बच्चों को थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, वो YouTube के अंदर ऑप्शन है स्लो डाउन करने का, कर लेना, क्योंकि ऐसे जब फास्ट प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जाके आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी, एग्जाम निकालने लायक बनोगे तुम। ठीक है, ये देखो A, B, C एंड D ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। अंदर 3 तो बाहर कितना? 4, मतलब 1 बढ़ा दिया है +1। अंदर 4 तो बाहर कितना? 5। अंदर 5 तो बाहर कितना? 6। इसमें अंदर भी 3 बाहर भी 3, देखो अंदर भी 3 और बाहर भी 3, तो ये सबसे अलग हुआ ना, बाहर एक ज्यादा हो रहा है, तो ये सबसे अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखो इन क्वेश्चन नंबर 5 to 8 अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन। अरे भाई क्या मास्टर, यार क्या पढ़ोगे तुम, इसको छोड़ो, हटाओ, ये बच्चे खुद पढ़ लेंगे। चलो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। क्या कह रहा है कि सिमिलर फिगर वाला क्वेश्चन है बेटा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सिमिलर फिगर, क्या बोलो? सिमिलर फिगर वाला क्वेश्चन है, मतलब समान आकृति वाला क्वेश्चन। अब बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस दिए हुए होते हैं, जिसको तुम्हें मतलब आइडेंटिफाई करना होता है। अब देखो क्या डिफरेंस है इसमें अगर तुम देखोगे ना, तो इन तीनों की आंखें कुछ ऐसे हैं इस डायरेक्शन में, इसकी भी और इसकी भी, समझ रहे हो, इस डायरेक्शन में। लेकिन अपने को एक आंख ऐसी चाहिए और एक आंख ऐसी चाहिए, देख रहे हो? तो एक आंख ऐसी चाहिए, एक आंख, हो सकता है कि स्क्रीन पे उतने अच्छे से विजिबल नहीं हो, लेकिन यही इसमें डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये एकदम सिमिलर है। सिमिलर फिगर तो तुम कर सकते ना बेटा। देखो इस क्वेश्चन को मैं क्या ही कराऊं, इस क्वेश्चन को अगर तुम, एक बात कड़वी बात सुनो मेरी, अगर तुम ये क्वेश्चन नहीं कर पाए ना, नवोदय एग्जाम तुम्हारा तो निकलने से रहा, सपना छोड़ दो। तो ये भाई क्या है इसमें, तुम सुनो, ये देखो सिमिलर फिगर, इसके समान आकृति जो बिल्कुल इसके जैसी दिखती है, तुम नहीं बता सकते क्या? नहीं बता सकते क्या? बता लोगे ना गुरुजी, ऐसी बातें मत करो। मुझे तो ये, मैं तो ये सबसे पहले इसी को सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन जो समान आकृति के हैं, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। अपन बढ़ते हैं अगले सेक्शन पे। देखो ये गेस्ट पेपर थोड़ा सा एक बैलेंस्ड पेपर है, कहने का मतलब कुछ आसान क्वेश्चन भी है, कुछ कठिन क्वेश्चन भी है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रखे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बैलेंस्ड क्वेश्चन, बहुत ना हार्ड ना बहुत ही आसान, एक लॉजिकल जो है हमने सेटअप किया हुआ है। तो इसलिए पूरा देखना, इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना। देखो पैटर्न वाला क्वेश्चन आ गया, ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया करो। स्क्रीन को जब भी मैं पॉज करने के लिए बोलता हूं तो पॉज करके पढ़ लिया करो। वैसे मैं पढ़ दे रहा हूं। इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12 देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड, अ पार्ट ऑफ विच इज मिसिंग। इसका कह रहा है कि एक पार्ट मिसिंग है। देखो यहां पे ये मिसिंग है ना। चलो मास्टर अभी मत बताओ यार तुम। तो अब क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व द आंसर फिगर्स A, B, C, D ऑन द राइट साइड एंड फाइंड आउट द आंसर फिगर विच विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन
फिट्स इन द मिसिंग पार्ट, बिना डायरेक्शन चेंज किए इसमें फिट हो जाता है, मतलब पैटर्न अपने को पहचानना है, फाइंड आउट करना है। तो भाई साहब ये तीनों जगह गोले हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां भी सर्कल होगा? मास्टर इतना छोटा सा चीज, सी ऑप्शन क्या सही नहीं होगा मेरा, है ना? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3, अरे भाई 1 2 3 4 ये हो गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अरे सिंपल, ऐसे आपको कर देना है तो ऐसे आपको सी वाला मिल जा रहा है, देखो यहाँ पे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फटाक फटाक। यहाँ पे देखो एक सर्कल को ऐसे तुम पूरा करो, थोड़ा सा मास्टर को लग रहा है मोटा पेन लेना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा दिखाई देगा, ठीक है? ओके दैट्स गुड। तो यहाँ पे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बी ऑप्शन क्या करेक्ट है बोलो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो सीरीज वाले क्वेश्चन आगे। सीरीज वाले मतलब श्रृंखला को अपने को पूरा करना है, श्रेणी क्रम में है, देखो इसको पूरा करना है। देखो द क्वेश्चन फिगर्स आर गिवन इन सीरीज, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, क्या क्वेश्चन फिगर मतलब क्या आंसर आएगा? देखो ये ट्रायंगल है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो अगला क्या? मास्टर हमको इतना बेवकूफ मत समझो, अगला तो 6 आएगा ना, है कि नहीं? गुरुजी की देखो ये ए है, ए है, ए के बाद बी को हमने छोड़ दिया, सी आ गया, सी के बाद डी को छोड़ दिया, ई आ गया, ई के बाद एफ को छोड़ देंगे तो एच, यस जी आएगा ना मास्टर, तो जी आएगा, ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी। चलो नेक्स्ट 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 19। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा सर्कल है, अपन ने ये छोटा सा पार्ट काट के निकाल दिया, ठीक है? अभी इसमें से ये वाला पार्ट फिर से काट के निकाल दिया, तो फिर इसमें से नीचे वाला पार्ट ऐसे ये घूम रहा है, नीचे वाला पार्ट ये कट के निकल जाएगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि बेटा ये ऊपर वाला पार्ट ऐसा सिर्फ बचेगा, है ना? तो अपने पास ऑप्शन डी होगा, लेकिन बच्चे इस पे मार के चले आते हैं ऑप्शन नंबर ए पे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब ये ऐसे कटते हुए जा रहा है तो ये नीचे वाला पार्ट कटेगा, बचेगा कौन? ऊपर वाला, तो ये बचेगा ना डी ऑप्शन। ए पे मत, धोखा है भैया, ट्रैप है ए वाला, तो डी ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, अरे इसमें ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 आ जाएगा, सिंपल है ना, 1 आ जाएगा। नहीं नहीं, ओहो मास्टर गलती कर रहा है क्या? देखो ये ऊपर से उड़ा, फिर ये वाला उड़ा, फिर ये वाला उड़ेगा ना, तो ए ऑप्शन आएगा। देखो यहां भी गलती करने के चांसेस हैं अपने, है कि नहीं? नेक्स्ट ये देखो हो गया ना। नेक्स्ट 21 कौन सा ये? हाँ पार्ट 5, इसमें क्या एनोलॉजी वाले क्वेश्चन आगे, संबंध वाले क्वेश्चन। हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों फिगर्स में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वही संबंध इन दोनों में भी होना चाहिए, है ना? तो इसको अपन 90 डिग्री रोटेट कर देना, जैसे ऐसे है ना, तो इसको 90 डिग्री इधर की तरफ इस तरह से रोटेट कर दिया हमने। तो बेटा ये अगर ऐसे है तो इसको 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर देंगे, तो क्या ऐसे नहीं बनेगा? सी ऑप्शन, लल्लू क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन एकदम। ये देखो बहुत शानदार क्वेश्चन भैया। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, ये ऊपर सर्कल है ना, तो सर्कल को बड़ा कर दिया, सर्कल को बड़ा कर दिया, और ये ट्रायंगल को छोटू सा बना के ये नीचे कर दिया। तो ये इसमें जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये छोटा है ना, ये बड़ा हो गया और ये एकदम छोटा हो गया। आंसर कौन सा अपना? क्या डी सही है? बिल्कुल गुरुजी, डी सही है। वाह गुरुजी। अब देखो यहाँ पे 2 लाइन है, ये लाइन फटाक से गायब हो गई है, और मतलब ये सिंपल बच गया सादा, तो ये लाइन भी खत्म, खल्लास। तुम तो गए, बस सिंपल बचा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये क्या है, ये जो नीचे है ना, इसको हमने काट करके ऊपर रख दिया ऐसे, तो इसको काट करके ऊपर रख दिया, इसको बीच में से यहां से काट करके अगर मैं ऊपर रख दूंगा साइड बाई साइड, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सी ऑप्शन सही है ना? सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन क्या है? सही है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, अरे मैं ये देख रहा था कि कहीं मेरे ये माइक्रोफोन की बैटरी तो नहीं चलेगी। एक बार मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था, वही सब मैंने लगभग आधे घंटे पूरी रिकॉर्डिंग खत्म कर ली, और देख रहा हूँ रिकॉर्ड का बटन ही नहीं दबा था। तो ऐसी कई बार गलतियां होती है, छोटी मोटी है, लेकिन मेहनत, दिमाग खराब हो जाता है मास्टर का। अब यहाँ देखो ये हो गया। अगला नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? हाँ इसमें अपन को क्या करना है, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या होता है, या तो वो ट्रायंगल दे देगा आपको, या तो स्क्वायर दे देगा, या तो पेंटागन दे देगा, या तो सर्कल दे देगा। तो इस तरह से ज्यादातर वो स्क्वायर देता है, तो स्क्वायर पहले अपने को कंप्लीट करना है। ध्यान से देखो, अगर अपन ए यहां पे रखेंगे ना, तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ये एक रेक्टेंगल बनेगा। लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, यानी कि ये रेक्टेंगल बन रहा है। अपने को सबसे पहली प्रायोरिटी जो देखनी है वो देना है स्क्वायर को। अगर स्क्वायर नहीं बनता है तब जाके रेक्टेंगल बना सकते हैं। क्लियर है बात? तो अभी तो अपने पास चांस है ना, तो भाई चांस है, तो इसका देखो ये ज्यादा है चौड़ाई ना,
तो इसको जब जोड़ोगे तो क्या ये स्क्वायर बन जाएगा, पूरा वर्ग बन जाएगा? गुरुजी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, तो बी ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा। मैंने बोला ना ये ट्रैप है। क्या है भैया? ये गड्ढा है। क्या है? ये गड्ढा है। गड्ढा क्या है? ये गड्ढा है, गिरना नहीं है इसमें। ए ऑप्शन पहले है, इसका मतलब ना है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो मास्टर, ये देखो, ये ऐसा ऐसा और ऐसा, कौन सा फिट होगा? कौन सा फिट होगा? कौन सा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसको कर लेना यार, क्या कराना, इसको कर लेना, ठीक है? ये तो बस फिट करके देखना है ना, तो मैं फिट करके देखना है, कर लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिरर इमेज, सिंपल है। ये तीर इधर की तरफ है तो ये मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, तो ये तीर इधर की तरफ हो जाएगा। अपना ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि अब देखो इसमें कैसे समझना है आपको, ध्यान से समझना बच्चे। इसमें आपको कैसे समझना है कि सपोज करो कि ये लाइन ऐसे है ना, ये लाइन ऐसे है, तो यहां पे वो इनिशियल लाइन ऐसे आएगी, है ना? कहने का मतलब पहली लाइन अपने पास ऐसी आने वाली है, तो ऐसी लाइन सिर्फ और सिर्फ ए में ही तो दिख रहा है ना? तो देखा आपने, हमने छोटा सा ये एक टुकड़ा लिया, एक लाइन लिया, एक छोटा सा पार्ट लिया और हमने ट्रेस कर लिया, अपना ऑप्शन ए है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें भी अपने को हेल्प कर देती हैं, तो जिसकी हेल्प लेना जरूरी है। यहां से देखो ये ऐसे और ये ऐसे बनेगा, है ना? ये ऐसा कुछ बनेगा, है कि नहीं? तो ऑप्शन सी दिख रहा है अपने पास, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या, अच्छा इस पे ध्यान देना, इस पे देखो, फिर ये क्या है? ये गड्ढा है, ध्यान से देखना, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है। कैसे गड्ढा है? कैसे गड्ढा है भैया? ट्रैप है, ये फंसा देगा तुम्हें। ए ऑप्शन, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे ये वाला पार्ट, ये नीचे ऐसे आ रहा है ना, ऐसे वाला पार्ट, ये ऐसे, तो यहां पे भी जो ये पार्ट आएगा वो कुछ ऐसे बनेगा। क्या मैं कह सकता हूं मास्टर ये ऐसे बनेगा, है ना? मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि नीचे ऐसा बनेगा, लेकिन इसमें देखो, इसमें नीचे ये डायरेक्ट आ गया है, ये डायरेक्ट आ गया है, समझ रहे हो? तो यही एक गड्ढा है, मैंने बोला ना। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, ये वाला गड्ढा नहीं है। गड्ढा कौन सा है? गड्ढा कौन सा है? ये वाला है, ये वाला सी वाला, सी वाला। देखो अब इसमें थोड़ी सी गलती है कि वही मैंने बोला ना कि इधर आ गया। अब अपने को पता है कि के इसमें सीधा है तो उसमें उल्टा बनेगा। उल्टा के कौन कौन सा है? सिर्फ यही दोनों उल्टा के है, यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक हो सकता है। सी में चूंकि ये कोना है इसलिए ये नहीं होगा, अपने को तो ऐसा चाहिए ना, इस तरह का चाहिए, तो बी ऑप्शन अपना सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो पेपर कटिंग वाला आ गया। देखो क्या कह रहा है इन क्वेश्चन नंबर 29 to 32, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड punched as shown in figure, question figure on the upper side, figure on the upper side and 4 answer figure marked A B C D are given on the lower side। कहने का मतलब ये कह रहा है कि भाई 1 2 3 फिगर ऊपर दिए हुए हैं और नीचे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये हम फोल्ड कर रहे हैं, पेपर को फोल्ड कर रहे हैं और उसके बाद कटिंग लगा दे रहे हैं। एक वीडियो मैंने तुमने देखा था जब मैंने आई थिंक ETP 3 या 2 में कोई बनाया था, कुछ ऐसा वीडियो बनाया था मैंने जिसमें मैंने पेपर फोल्ड करके आपको दिखाया था, काट करके कैंची से, याद है? तो अभी वो नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, तेज चलने की जरूरत है। तो यहां से देखो, यहां से फोल्ड कर रहे हैं पेपर को, फिर यहां से फोल्ड करें। ये जो कटिंग हमने काटी ना, जब पेपर को अनफोल्ड यहां से करेंगे तो ये कटिंग यहां तक आ जाएगी ऐसे। अब जब इसको फिर से अनफोल्ड करेंगे यहां पे ऐसे, तो ये कटिंग पूरी हो जाएगी। कहने का मतलब ये पेपर पूरा स्क्वायर हो जाएगा और बीच में सर्कल, यानी कि ऑप्शन सी होगा कि नहीं? बोलो, सिंपल है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो। अब पहले वाले में क्या कर रहे थे? हम यहां से मोड़ रहे थे इस लाइन के अलॉन्ग। अभी इसमें क्या करेंगे? इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे कि यहां से मोड़ रहे हैं, यहां से मोड़ रहे हैं, फिर यहां से मोड़ रहे हैं। एक हमने इसमें पंच कर दिया, छेद कर दिया, वो छेद यहां भी आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा, है ना? तो सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से मोड़ा, फिर यहां से मोड़ा, ये काटा, तो ये बीच में सर्कल आ गया। लेकिन पहले और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पहला अपना था स्क्वायर, बाहर स्क्वायर था, और अभी वाला क्वेश्चन क्या है अपना? बाहर सर्कल है। बस इतनी सी बात है, बाकी कोई और बात नहीं है। तो यहां पे बाहर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये गलती से मत कर देना, ये है गड्ढा। क्या है? ये है गड्ढा। तो भैया यहां पे मत कर देना, क्योंकि अपने पास तो अपने को चाहिए ना बाहर सर्कल चाहिए। गोला, क्या बोला? गोला, क्या बोला? गोला। मास्टर ने बोला कि गोला चाहिए, आ जाओ भैया। इस पे देखो, यहां से हमने फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया। अब ध्यान से समझना कि ये यहां तक था, यहां से अपन फोल्ड करते अगर, तब भी ये थोड़ा चौड़ा ही रहता, लेकिन ये कम कैसे हो गया? क्योंकि हमने क्या यहां पे कैंची का निशान नहीं दिया है, लेकिन ये यहां तक जाता ना, ये कम इसलिए हो गया है क्योंकि हमने ये पार्ट काट दिया है। देखो ये पार्ट काट दिया है, इसलिए कम हो गया। समझ में आ रही है बात? ये पार्ट हमने काट दिया है। तो जब इसको तुम अनफोल्ड करोगे
तो ये ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा नहीं होगा? मास्टर बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब इसको तुम वापस से अनफोल्ड यहाँ पे करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल। फिर अनफोल्ड करोगे, फिर ऐसे इस तरह से अनफोल्ड करोगे तो ये ऊपर भी ये बन जाएगा, नीचे भी ये बन जाएगा। इसका मतलब गुरुजी मेरे को बात समझ में आ रही है कि यहाँ भी एक कटिंग आ जाएगी, यहाँ भी कटिंग आ जाएगी, यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन, यस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है ना, ये जो छोटे छोटे टुकड़े दिए हुए हैं, कटे हुए टुकड़े, इनको आपस में जोड़ करके फिक्स करके बताना है कि इन सभी में से कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा। तो देखो इसमें क्या है कि इसको अगर जोड़ोगे तो क्या आपको ये सी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है? दोनों एक जैसे हैं, मतलब जुड़ जाएंगे तो यही हो जाएगा, बस सिंपल है। अगला देखो, अरे भाई इन दोनों को हमने जोड़ा आपस में, हमें आंसर मिला चाक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कुल अपने को 4 मिलेंगे। ये तो बात क्लियर है, इसमें तो 3 ही है, 1 2 3, तो ये तो रहेगा नहीं, खत्म। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है तो ये लाइन पूरी ऊपर तक जाएगी ना, ये भी खत्म। ये लाइन पूरी ऊपर तक जाएगी ना, नहीं है, ये भी खत्म। ये लाइन है भाई, ये है सुंदर सुशील, ये बढ़िया है भाई, मस्त एकदम है। सी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ओहो, अब इसमें क्या है? छिपी हुई आकृति, लुका छुपी बहुत हुई, लुका छुपी का खेल, छिपी हुई आकृति, छिपी आकृति अपने को ढूंढना है, एम्बेडेड फिगर। तो ये कहां पे छिपा हुआ है? क्या ये यहां पे छिपा हुआ है? क्या ये यहां पे छिपा हुआ है? देख रहे हो, है ना? तो ऑप्शन ए अपना सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये देखो ये कहां पे छिपा हुआ है? ये ऐसा ऐसा और ऐसा, तो ये बड़ा छिपा हुआ है यहाँ पे, देखो ऐसा ऐसा और ऐसा और ऐसा, तो डी ऑप्शन है ना, करेक्ट है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये कहां पे छिपा हुआ है? ये ऐसा और ऐसा, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ऐसा है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये यहाँ पे ऐसा, तो कहां पे छिपा हुआ है? कहां पे छिपा हुआ है? बी ऑप्शन है ना, तो ये सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, अगला क्वेश्चन। हो अंक गणित अरिथमेटिक, मास्टर आ गया अरिथमेटिक्स पे। So far we have completed 40 questions of mental ability. Yes, 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। बेटा अभी थोड़ा पॉज लेते हैं, अब कमेंट सेक्शन में लिख करके आप बताओ जरा मुझे कि किसके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, किसने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, और जो 3 या फिर 4 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे, किन बच्चों ने उसका जवाब दिया है मुझे कमेंट सेक्शन में अभी आपका नाम चाहिए, लिख करके बताओ। और अपन बढ़ते हैं आगे मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ। बट बिफोर डाइविंग इनटू द मैथमेटिक्स क्वेश्चन, अरिथमेटिक क्वेश्चन, लेट मी अगेन रिमाइंड यू कि हमारा ऐप जो है ड्रोन स्कूल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस पे कोर्सेस हैं, ये नवोदय विद्यालय का कंप्लीट कोर्स, 50 मॉडल पेपर लेकर के, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइमिंग, तो आप जो है प्रैक्टिस कर लेना मॉडल पेपर लेकर के, ये जरूर से ले लेना मॉडल पेपर, ठीक है? तो एक बार बस मैं रिमाइंड करा देना चाह रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट अरिथमेटिक वाले सेक्शन पे। ये देखो अपना पहला क्वेश्चन, वी विल बी कंप्लीटिंग 20 क्वेश्चन फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन, राइट? तो आपको बने रहना है भाई। जो बच्चे स्किप करके आए हुए हैं, मैंने शुरुआत में जो बोला था कि जिनको आता है ये कौन सा वाला पार्ट, मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट बहुत अच्छे से आता है, अरिथमेटिक वाले सेक्शन पे स्किप कर सकते हैं, उनका फिर से स्वागत है भैया। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अभी क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 64,000 है क्या? ना 6,45,474 में अंक 4 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट 4 इन द नंबर 645474? तो 645474, वी हैव दिस नंबर, राइट? तो अपने को क्या करना है कि 4 अपने पास कितने आ रहे हैं? ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सबके प्लेस वैल्यूज निकाल लो। तो इसका अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूं तो 4 रखूंगा, आगे 4 अंक है तो 4 0। इसका अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूं तो 4 रखूंगा, आगे 2 अंक हैं तो 2 0। इसकी मैं प्लेस वैल्यू निकालूं तो सिर्फ और सिर्फ 4 आ जाएगा। क्या कह रहा है कि सम अपने को फाइंड करना है, सभी को जोड़ लो, 40404। क्या ये करेक्ट आंसर है ना? अब देखो जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें क्लास वर्क कैसे दूंगा, बोलूंगा भैया इसको करके दिखा देना, उसको इस तरह से तुम ऑप्शन मानना है। इसको मानना ऑप्शन ए है, इसको मानना ऑप्शन बी है, इसको मानना ऑप्शन सी है, इसको मानना ऑप्शन डी है, क्योंकि कहीं भी मैंने ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, ठीक है? थोड़ी क्लैरिटी के लिए तो आप बस मान के चलना कि ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ऐसे मत करना कि इसको ए मत मानना और नीचे वाले को बी मत मानना, इसको ऊपर वाले को ए बी, नीचे वाले को सी डी। क्लियर है? पक्की बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख पाओगे कि कौन सा ऑप्शन, ठीक है? अब देखो बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं
जो अंकों 5, 9, 2, 0, 6 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट 5, 9, 2, 0, 6 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड इज। अब जरा इस क्वेश्चन को करो, तुम तुरंत इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेटा तुम्हें करना है, क्या करना है, करना है और करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्या होगा इसका आंसर। चलो तो अब देखो, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या। अब अपने पास अंक दिए हुए हैं 5, 9, 2, 0 एंड 6। वी हैव द डिजिट्स 5, 9, 2, 0 एंड 6। नाउ वी हैव टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दिस नंबर, दिस डिजिट्स, एंड ऑल्सो वी हैव टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट। तो अभी अपने को क्या करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है ना, तो बड़े से स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब कि जो बड़ी संख्या होगी, जो अरे मास्टर ने बहुत मोटा पेन ले रखा है, थोड़ा पतला कर लूं क्या? ओके, तो जो बड़ी संख्या होगी अपने पास वो होगी, बड़े से स्टार्ट करेंगे। तो पहले 9 को रखेंगे 9, फिर 6 को रखेंगे, लो जी 6, उसके बाद 5 को रखेंगे 5, उसके बाद 2 को रखेंगे 2, उसके बाद 0 रख देंगे। ये अपनी बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अब छोटी संख्या क्या मास्टर? क्या मास्टर तुम छोटी संख्या स्टार्ट करोगे तो 0, 2, 5, 6, 9 नहीं कर दोगे? बोलो तो। अब इसमें छोटी सी ट्रिक छुपी हुई है, बताओ क्या? जो बच्चे मेरा क्लास जो अटेंड करते हुए आए हैं शुरू से, उनको पता होगा। अब देखो क्या है कि 0 है ना, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने तुम्हें 10 रुपए दिया, बोला नहीं बेटा मैं तुम्हें 10 रुपए नहीं, मैं तुम्हें 0, 10 रुपए दूंगा। तो बोलोगे मास्टर यार बेवकूफ बनाते हो क्या? 0, 10 और 10 का मतलब तो एक ही है ना। मैंने बोला नहीं मैं तुम्हें 0, 0, 10 रुपए दे रहा हूं। फिर अबे मास्टर तुम हमको एकदम बेवकूफ समझ रखे हो, मतलब 0, 0, 10 रुपया या 10 रुपया, बात तो बराबर है ना। तो वही बात है कि अगर 0 इधर हमने लगा दिया तो इसका मतलब यह है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है इधर। इसका मतलब यह है कि हमसे कहा गया था कि 5 अंकों की बनाओ संख्या, ठीक है, 5 अंकों की संख्या, और हमने बना दी 4 अंकों की संख्या, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो अपन 0 को इधर खिसकाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो 20569 दिस विल बी द करेक्ट नंबर, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या ये होगी, ना कि ये होगी। क्या बात क्लियर है? अब हमें अंतर पूछ रहा है ना हमसे, तो घटा दो। ये बड़ी संख्या हमने निकाल रखी थी, और वी ऑल्सो गॉट आवर स्मॉलेस्ट नंबर, सो -20569 20569, एंड इसको घटा लेना। भाई आंसर जो भी आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखना, इसको घटा लेना। अब घटाने वाला काम मास्टर नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, ये 897, 736 और 56 के गुणनफल में इकाई का अंक है। द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 89773656। इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि कॉपी और पेन लेकर के बैठना। सारे क्वेश्चन तो अपने कॉपी में करना, ये सभी क्वेश्चन, तो इसके आंसर भी लिखना जरूर, ठीक है। और लास्ट टाइम पे एक बार इसकी प्रैक्टिस करके रिवीजन करके जरूर जाना। अब देखो हमें इसके गुणनफल में इकाई का अंक फाइंड करना है। तो जैसे कि मान लो हमसे पूछ दिया कि 12 × 8, इसके गुणनफल में इकाई का अंक प्राप्त करो, ठीक है। तो 12/96 थोड़ी, 12/96 मान लो करोगे, ठीक है, छोटा सा पहाड़ा है कर लिया। लेकिन मान लो ऐसे पूछा 816 × 12 में इकाई का अंक प्राप्त करो, तो क्या तुम गुणा करते हो बैठते हो? मास्टर कोई ना कोई टेक्निक तो होगी यार अपने पास, है ना। तो मास्टर के पास टेक्निक है। टेक्निक क्या है? गुरुजी ने बोला कि क्या करना है आपको, अंतिम अंकों का गुणा कर लेना है। यानी कि 6 दूना 12 आ रहा है ना, इसका इकाई का स्थान 2 है, तो हमारा इकाई का स्थान 2 ही आएगा। सिंपल टेक्निक है ना। तो अब देखो इसमें क्या करना है अपन कि इकाई का अंक यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो अपने को बहुत चालाकी से 7 × 6 × 6 कर लेना है। क्या बोलो बेटा? 7 × 6 × 6, 7 6 के 42 आ गया। अब देखो, अब 42 का 6 में गुणा नहीं करना है ना, ना 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 ना, 42 का 6 में गुणा नहीं करना है। इसमें इकाई का अंक 2 आया ना, 2 का 6 में गुणा कर लो, 2 6 के 12। हमारा इकाई का अंक यूनिट डिजिट 2 आया ना, तो 2 अपना आंसर है। कि इस पूरे के प्रोडक्ट में जो अपना इकाई का अंक यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा बेटा? वो 2 होगा। दैट विल बी 2। सो द आंसर इज यस, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ओहो थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद फिर, तब तक ये क्वेश्चन करो। मास्टर पानी पीता है। चलो, मास्टर का गला बढ़ेगा चिल्लाते चिल्लाते। चलो ये क्वेश्चन करो। एक पानी की टंकी का 1/3 भरी हुई है। यदि टंकी में 65 लीटर पानी भरा हुआ है तो टंकी की धारिता बताइए। अ वाटर टैंक इज 1/3 फुल। इफ 65 लीटर्स ऑफ वाटर इज फिल्ड इन द टैंक, देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कह रहा है कि भाई एक पानी की टंकी 1/3 भरी हुई है। कहने का मतलब अगर टंकी में ऐसे बनाऊं, दिस इज द वाटर टैंक लेट्स सपोज, एंड दिस टैंक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो मान लो हमने 3 भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। कह रहा है 1/3 भरी हुई है, 1/3 का मतलब कि 3 भाग में से 1 भाग, तो ये पानी ये भरा हुआ है। और कह रहा है कि इतने का मान जो है ना,
यदि टंकी में 65 लीटर पानी भरा हुआ है तो ये जो भरा हुआ पानी है ना बेटा, ये है 65 लीटर। कितना है? ये है 65 लीटर। तो 65 ये टंकी की कैपेसिटी निकल आएगी। 65 ये और 65 ये, यानी कि टंकी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 65 गुणे 3 यानी कि 195 लीटर, 195 लीटर। क्या ए मेरा आंसर करेक्ट नहीं हो गया? है ना? बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 23 से विभाजित होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 23? बहुत ही लड्डू सवाल है ये। अब 23 से तो तुम्हें डिवाइड करना होगा ना भाई। 23 से डिवाइड करो तो ये सारी संख्या डिवाइड करके देखनी पड़ेंगी तुम्हें। तो 1288 तुम्हें संख्या मिल जाएगी जो 23 से डिविजिबल है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5, 8 तथा 25 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 and 25? अब देखो कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है ना, तो एक बात समझो कि जैसे कि मान लो मैंने लिया 10, तो क्या ये 2 का मल्टीपल है? गुरुजी बिल्कुल बात सही कह रहे हो, 2 का गुणज है, क्योंकि मैं 2 गुणे 5 करूंगा तो 10 आ जाएगा। क्लियर है बात? क्या ये 5 का गुणज है? गुरुजी 5 का भी गुणज है, मल्टीपल है, क्योंकि मैं अगर 5 × 2 करूंगा तो ये आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये 10 जो है ना, इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है, यानी कि कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मतलब दोनों का है, उभयनिष्ठ है। समझ रहे हो? तो ये कॉमन मल्टीपल है। तो कहने का मतलब, बात समझो, गुरुजी ने बोला कि अगर जो संख्या किसी संख्या की मल्टीपल होगी तो इससे विभाजित जरूर होगी, डिविजिबल जरूर होगी। क्या बात क्लियर है? जैसे 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 2 10, है ना? तो अगर इनमें से कोई संख्या इन सब की मल्टीपल है तो सबसे डिवाइड जरूर होगी, डिविजिबल जरूर होगी। यानी कि गुरुजी मुझे बात समझ में आ रही है, 5, 8 and 25 से इनमें से जो संख्या कॉमन मल्टीपल होगी ये वो इन सबसे डिविजिबल होगी। ठीक है? अब देखो 8 से तो ये डिविजिबल होगा नहीं। क्लियर सी बात है कि 8 से डिविजिबल होगा नहीं, ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है? इन दोनों में से ये दोनों 8 से डिविजिबल है, ये दोनों 8 से डिविजिबल हैं। लेकिन 160 जो है 25 से भी तो होना चाहिए ना, 5 और 125 से, तो 5 से ये दोनों है, ठीक है, 8 से दोनों है, 25 से बात 25 पे आकर रुक जाती है। तो 25 से 160 जो है डिविजिबल नहीं है, 25 से सिर्फ और सिर्फ 200 डिविजिबल है। तो जिससे मतलब जो संख्या इन तीनों से विभाजित होगी, तीनों से डिविजिबल होगी, वही हमारा मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल, यानी कि उभयनिष्ठ गुणज। अगला क्वेश्चन पे ये रहा अगला क्वेश्चन। 3 घंटियां एक साथ प्रातः 8 बजे बजी, यदि वे क्रमशः 5, 8 तथा 12 मिनट बाद बार बजती हो तो कितने बजे वे फिर एक साथ बजेंगी? 3 bells ring together at 8 AM. If they ring again after 5 and 12 minutes respectively, then at what time will they ring together again? समझो कि अपने पास 3 घंटियां हैं। मास्टर को घंटी बनाने आती है क्या? यस, क्योंकि यूट्यूब का बेल आइकन भी ऐसे ही होता है जिसको तुम्हें दबाना होता है नोटिफिकेशन के लिए। मास्टर ने दिमाग तो लगा दिया भैया, है ना? अरे यार फोन मत किया करो तुम लोग सेशन के दौरान। चलो ये फोन आ रहा, मैं इसको एयरप्लेन मोड में कर देता हूँ, मास्टर को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ठीक है? तो अब ये 3 घंटियां जो है, 3 घंटियां हमने बना ली। अब 3 घंटियां प्रातः 8 बजे एक साथ बजी, मतलब ये 3 टन 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 प्रातः कितने बजे बजी? 8 बजे सुबह बज गई। ठीक है? अब क्या कहता है कि ये वाली घंटी, पहली वाली घंटी 5 मिनट बाद बजती है, दूसरी वाली घंटी 8 मिनट बाद बजती है और तीसरी वाली घंटी 12 मिनट बाद बजती है। तो अगर कुछ ऐसा सीन है तो ये घंटियां फिर से एक साथ कब बजेंगी? तो आपको ऐसे केस में क्या करना होता है ना बेटा, एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो लॉसा निकाल लो आप, 5, 8 और 12 का एलसीएम निकाल सकते हो ना। मैंने बहुत अच्छे से कोर्स में, जो फुल कोर्स है ना, उसमें 2 तरीके से एलसीएम निकालना बताया हुआ है, 2 तरीके से, और 2 बहुत ही ब्यूटीफुल मेथड है, बहुत ही अच्छे मेथड है, क्योंकि दोनों तरीके का जो काम है वो अलग अलग जगह पे आता है, कहीं पे आपका टाइम वो बचाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में। ठीक है? तो अब 2 से ये अपन कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अभाज्य गुणनखंड मेथड से। तो 2 से काटा 5 नहीं कटेगा, 2 चौके 8 और 2 छक 12। फिर 2 से काटा 5 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 2 3 6। फिर 2 से काटा 5 नहीं कटेगा, 2 1 कम 2 और 3। फिर 3 से काटा तो 5 नहीं कटेगा, 1 और 1 आ गया। फिर 5 से काटा तो 1 1 और 1, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुकना है ना। तो अब देखो, अब इसका गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24 25 120, स्वाहा 120 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 25 120। तो 120 हमारा क्या हो गया? एलसीएम आ गया, लॉस हो गया। 120 क्या है? 120 मिनट है। तो अपन जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट में क्या मैं कह सकता हूं कि 2 घंटे होंगे? क्या मैं कह सकता हूं 2 घंटे? गुरुजी बात तो सही बोल रहे हो, 2 घंटे होंगे। अब इसमें अगर 2 घंटे होंगे
तो सुबह 8 बजे बजी थी एक साथ, अब 2 घंटे बाद फिर एक साथ बजेंगी, यानी कि 8 बजे में 2 घंटे जोड़ दो तो क्या मैं कह सकता हूं कि 10 बजे फिर एक साथ बजेंगी, 10 बजे। आंसर ए, यस ए आंसर पे ठप्पा लगाओ और आगे बढ़ जाओ भैया, यहां नहीं रुकना है। 50। अच्छा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा तुम्हें, और ये इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत कुछ करना नहीं है, लेकिन तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 50 और 60 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 50 एंड 60 विल बी इक्वल टू। अब समझो क्या कह रहा है कि किसी भी संख्या, कोई चाहे वो संख्या, मान लो कि अपने पास संख्या है 50 और 60, तो इनका जो एलसीएम होगा और जो एचसीएफ होगा, एलसीएम जो होगा, क्या बोला, एलसीएम होगा और जो गुणे एचसीएफ होगा वो इन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा। जैसे कि मान लो, समझना बात समझना, जैसे अपन ने लिया, सपोज करो कि अपन ने लिया 12 लिया, ठीक है, और एक 3 लिया, तो इसका जब एचसीएफ निकालोगे, मौसा निकालोगे बेटा, तो ये मौसा क्या 3 आ जाएगा, निकाल के देख लेना। जब हम इसका लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो ये लसा क्या 12 आ जाएगा। गुरुजी बात तो सही बोल रहे हो, मौसा 3 और लसा 12, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा ना, इन दोनों का जो गुणनफल होगा, यानी कि जो मौसा गुणे लसा होगा, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा वो इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि 12 इंटू 3। इसकी तो बात ही छोड़ दो, ये एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा वो 12 गुणे 3 के बराबर होगा। तो एचसीएफ 3 है, 3, और एलसीएम कितना है 12 है, तो 3 गुणे 12 बराबर 12 गुणे 3, बात वही है ना, सिंपल है ना। तो ये चीज आपको लिख करके रखनी है, ये चीज आपको लिख करके रखनी है कि जो अपने पास ना जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट के बराबर होता है। मौसा गुणे लसा जो होगा ना बेटा, वो प्रोडक्ट के बराबर होगा, वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, चाहे वो संख्याएं कोई भी हो। यहां पे बस तुमको भरमाने के लिए 50-60 दे दिया है, कोई भी संख्या हो, चाहे लाख हो, 1000 हो, 100 हो, करोड़ हो, कोई मतलब नहीं है, 50-60 हो, कोई भी संख्या हो यहां पे, ठीक है। तो उनका जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होगा वो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अगले क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरे अबे हट नहीं कराऊंगा इसको, क्या क्वेश्चन है इसको कर लेना ना भाई, ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, जोड़ घटाना ही तो है ना, जोड़ घटाना है, जोड़ घटाना नहीं करते क्या, दशमलव का जोड़ घटाना तुम्हें आता है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A bus starts from Saharanpur at 10:15 a.m. and reaches Gorakhpur at 5:45 p.m. The time taken for the whole journey will be। एक बस सहारनपुर से प्रातः 10:15 बजे चलना आरंभ करती है और शाम 5:45 बजे गोरखपुर पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा समय होगा। देखो बस क्या हो रहा है, मान लो ये छुक 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 तो रेलगाड़ी चलती है ना, छुक 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 बस थोड़ी नहीं चलता है। मान लो ये अपनी बस है, बस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा क्या, चलो ना ठीक है ना। और ये एक पहिया, मान लो ऐसा, ये बस है अपनी। अब ये बस अपनी सहारनपुर से एसपी से चल करके ये गोरखपुर तक आती है। कहां तक, गोरखपुर तक आती है। सहारनपुर से चल करके गोरखपुर तक आती है ये बस, ठीक है, राइट है, करेक्ट है। अब कह रहा है कि ये 10:15 बजे सुबह चलना स्टार्ट की थी और 10:15 बजे स्टार्ट की थी और पहुंची कब, 5:45 बजे। कब पहुंची, 5:45 बजे पहुंची। तो पूरी यात्रा में लगने वाला समय, अब समय तो अपन निकाल सकते हैं, लेकिन इसको टेक्निक में बता रहा हूं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले 10 बजे स्टार्ट करेंगे तो बीच में कहीं 12 बजे दोपहर भी होगा। गुरुजी बात सही बोल रहे हो, 12 बजे दोपहर भी होगा। तो इसमें मैं कितना जोड़ दूं कि 12 बज जाएगा। अगर मैं इसमें 1 घंटा 45 मिनट जोड़ दूं तो ये 12 बज जाएगा कि नहीं। 45 और 15 मिनट 60 मिनट हो गए, जो कि 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। और 1 घंटे 2 घंटे तो 10 और 12, 10 और 2 12 घंटे, है ना। वैसे भी हमें दिख ही रहा है ना भाई कि 10-15 में 1 घंटा 45 मिनट जोड़ दूं तो 12 बज जाएगा। और यहां से यहां तक तो दिख ही रहा है कि 5 घंटे 45 मिनट है। तो 1 घंटा 45 मिनट ये, 5 घंटा 45 मिनट ये। जरा बात ध्यान से समझना कि 1 घंटा ये, 5 घंटा ये, 6 घंटे हो गए। 45 मिनट ये, 45 मिनट ये, तो 6 घंटे 90 मिनट हो गए। 6 घंटे 90 मिनट। और 90 मिनट को अगर हम घंटे में बदल लें तो ये इसका 60 निकाल के 1 घंटा हो गया। ये 1 घंटा 30 मिनट नहीं होगा, 90 मिनट मतलब 90 मिनट मतलब 1 घंटा 30 मिनट हो गया। तो 6 घंटा अपने पास ऑलरेडी है। 6 घंटा प्लस 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 7 घंटे 30 मिनट। तो इस तरह से छोटे छोटे तरीके अपनाते चलोगे तो टाइम आपका बचेगा। 7 घंटे 30 मिनट, आंसर विल बी सी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मास्टर। ये देखो अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ष को 30 अप्रैल को गुरुवार है तो उसी वर्ष 16 जून को कौन सा दिन होगा। इफ 30th अप्रैल इन ए ईयर इज थर्सडे, देन व्हाट डे विल बी ऑन 16th of June of the same year। देखो
अब इसको मैंने तुम्हें इसका इस तरह के सवाल करने का तरीका बताया था क्या, मुट्ठी आगे करो ऐसे, ठीक है, मुट्ठी आगे करो, गिनना स्टार्ट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से गिनो। जो चीज ना देखो, अब जो जो ऊपर पड़ेगा यहाँ पे वो 31 दिन की होगी, जो गड्ढे में होगा वो 30 दिन का, समझे, क्लियर तरीका है ना, जो ऊपर वो 31, जो गड्ढे में वो 30, जो ऊपर वो 31, जो गड्ढे में वो 30। तो जनवरी 31, फरवरी 28 से 29 की होती है, फरवरी को छोड़ करके, फरवरी एक्सेप्शन है, फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30। तो इस तरह से आपको करना है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं मुट्ठी ऐसे छाप दो फटक, नहीं 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 फूट जाएगा, अभी बोर्ड मास्टर ऐसा मत करना, इस तरह से बना लो मुट्ठी आराम से अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। ये मेरी मुट्ठी ऐसे बन गई। तो देखो बेटा यहाँ पे अप्रैल है ना, अप्रैल और जून, तो ये तो जनवरी आ गई, ये फरवरी आ गई, ये मार्च आ गया, ये अप्रैल आ गया। तो अप्रैल गड्ढे में आ रहा है यानी कि 30 दिन का होगा। मई और जून, मई जो है अपना, जो मई है वो 31 दिन का होगा, तो मई बराबर 31 दिन, ठीक है। जो मई होगा वो 31 डेज का होगा, और अप्रैल होगा वो 30 दिन का होगा। तो अप्रैल बीत चुका है, कह रहा है कि 30 अप्रैल को ना, 30 अप्रैल को अपने पास क्या है, अपने पास थर्सडे है, थर्सडे यानी कि गुरुवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार है, ठीक है। 30 अप्रैल को गुरुवार है। अब मई तो पूरा पूरा जा रहा है, क्योंकि अपने से पूछ रहा है कि भाई साहब ये बताओ कि 16 जून को कौन सा दिन होगा। मई तो पूरा पूरा जा रहा है, यानी मई में 31 दिन और 16 ये तो 31 प्लस 16 है, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा, समझ रहे हो, 47 दिन बाद कौन सा दिन होगा, पूरा पूरा मई और 16 ये 47 दिन। तो अब अपने को क्या करना है ना, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, क्या करना है कि 7 से भाग देना है, 7 से भाग देना है 47 में, है ना। तो 7 6 42, बचा कितना, 5 बचा ना। तो कहने का मतलब यह है कि 5 दिन इसमें जोड़ देंगे, 5 बचा तो 5 दिन इसमें जोड़ देंगे, किसमें, थर्सडे में, गुरुवार में 5 दिन जोड़ दो। तो एक दिन जोड़ोगे तो शुक्रवार, फिर दूसरा दिन जोड़ोगे तो शनिवार, तीसरा दिन जोड़ोगे तो रविवार, चौथा दिन जोड़ोगे तो सोमवार, पांचवा दिन जोड़ोगे तो मंगलवार, है ना। तो ऐसे आपको 5 दिन जोड़ लेना है, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, देखो गुरुवार यानी कि थर्सडे, फिर फ्राइडे, ये 5 दिन तो जोड़ रहे हैं ना अपन, देखो कैसे 5 दिन जोड़ रहे हैं, देखो एक ये दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और 5वां दिन। तो गुरु के बाद, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, है ना, ट्यूसडे, मंगलवार। तो अपने को जो रिमाइंडर बचा ना, उसी से मतलब है ये 5 दिन जोड़ देना है। तो ट्यूसडे आ गया यानी कि ऑप्शन बी। क्या बात बोलो बच्चे, सही है ना, सही है कि नहीं, है ना, सही है, सही है, सही है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो अगला क्वेश्चन ये रहा। कितना क्वेश्चन बचा है भाई, हो चलो, कितने घंटे का सेशन भी हो गया, कितना क्वेश्चन अपने पास, अरे बाप रे बाप, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी, ओहो। चलो चलो, करना तो है ही इसी सेशन में, ठीक है। तो इसको करते हैं फटाक फटाक, जल्दी, थोड़ी और तेजी करेंगे अब। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। निकटतम 1000 तक सन्निकटन करने पर यह 78,470 है। तो इसको देखो, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 आपको राउंडिंग ऑफ करना है। तो 78,470 को निकटतम 1000 तक, कहने का मतलब ये है कि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये है ना 8, तो 8 के बगल वाला डिजिट देखेंगे 4 को। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा है तो 8 में 1 जोड़ देंगे, 5 से ज्यादा नहीं है तो 8 में कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो ये 4 क्या 5 या 5 से ज्यादा है, नहीं है ना, तो 8 में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, यानी कि 78,000 है ना। यहां से क्योंकि ये बोल रहा है कि नियरेस्ट 1000 तक आप सन्निकटन करो, तो 1s 10s 100s एंड 1000, तो इस पे आके रुकना है और इसके बगल वाले को देखना है, ठीक है, क्लियर है बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, इसको सरल करने पर प्राप्त होगा। बेटा इसको नहीं कर लोगे क्या, कर लोगे ना। तो सबसे पहले अपने को रूल बताया था अपन ने, मैंने मास्टर ने बताया था कि बोर्ड मास का रूल याद करना, बी फॉर बेटा ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट में भी कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, एक तो होता है बार ब्रैकेट, एक तो होता है छोटा ब्रैकेट, एक तो होता है ये मझला ब्रैकेट, एक तो होता है बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटे भाई को देखना है ना, छोटे भाई को ज्यादा मिठाई देनी है, सबसे पहले इसको जेल से छुड़वाना है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो सबसे पहले छोटा वाला देखो, यहाँ पे बार ब्रैकेट दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 27 हो गया। अब है ना, अब देखो, अब ये छोटा ब्रैकेट ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो 32 में से 27 गया, 5 आ गया। तो कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे 45 प्लस ये बड़ा वाला तो अभी है, ये हो गया -8 और ये 5 × 9 और प्लस इन सबकी जगह पे, अपन 5 रख देंगे, समझ रहे हो, क्योंकि 9 3 27, 32 में 27 या 5 तो +5 रख देंगे। अब देखो,
अब अपने पास ये ब्रैकेट बचा हुआ है मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 9 ये 45 हो गया और प्लस 5 45 5 50 हो गया, यानी कि इसकी जगह पे हम 50 रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी जगह पे अगर 50 रख सकते हैं तो देखो ये 45 प्लस 459 माइनस 8, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, यही आपको बात समझानी थी मुझे, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया। तो मल्टीप्लीकेशन और इसकी जगह पे 50 रख देंगे, यानी कि 400 हो गया। तो 459 माइनस 8 पंजे 40। ठीक है, पहले आपको देखो यहाँ पे माइनस का भी चिन्ह है और गुणे का भी चिन्ह है, पहले किसको सॉल्व करेंगे? देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन, माइनस को तो सबसे लास्ट में कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन को पहले सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के हिसाब से। तो मल्टीप्लीकेशन को पहले सॉल्व करेंगे तो 400 हो गया, 45 प्लस ये 459 माइनस 400 है ना। अब यानी कि 45 प्लस 459 माइनस 400 तो 59 ये हो गया। ठीक है, 45 प्लस 59 यानी कि 104, अब ऑप्शन आ जाएगा अपना ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने खेल खेल में बता दिया, वैसे मैं बताने वाला नहीं था इसको। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किस धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का वही ब्याज होगा जो 450 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में होगा। What sum of money at 5% per annum will have the same interest for 3 years at as that of rupees 450 in 4 years? समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, कैसे करना है समझना। कि किसी धन का, अपने को नहीं पता है क्या धन है भाई, नहीं पता अपने को क्या धन है। अपने को भाई मास्टर ने फॉर्मूला बताया था PRT भाई 100 अगर करोगे तो तुम्हारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। क्या बोलो बेटा, सही है बात, तुम्हारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। मास्टर मुझे ये फॉर्मूला तो याद है, मास्टर फॉर्मूला PRT बाई 100। ठीक है, PRT बाई 100 आपको करना है, साधारण ब्याज निकालना है। कह रहा है कि किसी धन का इतने के हिसाब से 5% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज वही होगा, क्या होगा? वही होगा जो कि 450 का 10% की दर से इतने साल में ब्याज होगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 450 का 10% की दर से और 4 वर्षों में ब्याज कितना होगा? 4 वर्षों में ब्याज क्या इतना होगा? देखो हमने मूलधन रखा फॉर्मूले के हिसाब से, पहले P यानी कि मूलधन, फिर रेट रखा, दर रखा 10%, फिर समय रखा 4 वर्ष, क्या इसका इतना होगा? ठीक है, अब इतना ही ब्याज इसका भी होगा। किसी धन का नहीं पता भैया, हमने एक्स मान लिया धन, किसी धन का नहीं पता, एक्स मान लिया। रेट दिया हुआ है 5%, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, और बटे 100 तो करना ही करना है। ठीक है, अब यहां से देखो कितने सिंपल तरीके से 100 खत्म, और ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 तिहाई 15 तो 15 तिहाई 45 यानी कि ये 30 हो गया। क्लियर है बात? 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45 अपन काट दे रहे हैं। इधर केवल और केवल बचा एक्स अकेला बचा, और इधर 1200 ये हो गया। गुणा करोगे तो 30 गुणे 10 गुणे 4 1200, यानी कि एक्स की वैल्यू, ओहो हमने तो धन इसी को मान रखा था कि नहीं पता था हमें, तो हमने एक्स मान रखा था, और एक्स कौन सा धन? एक्स, और एक्स कितना आ गया? 1200 रुपए है गया, हो गया ना? सही है ना? क्लियर है? बढ़िया, मजा आया बोल दो भैया एक बार कमेंट सेक्शन में, लिख दो मजा आ गया गुरुजी, वाह गुरुजी वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या अपने से 35% से 52 अधिक है, बताइए संख्या क्या है? अ नंबर इज 52 मोर देन इट्स 35%, व्हाट इज द नंबर? कह रहा है एक कोई संख्या है, x मान लो संख्या है, वो अपने 35% से 52 अधिक है, तो x का 35% क्या होगा? x गुणे 35 बटे 100 है ना, और 52 अधिक है मतलब 52, ये किसके बराबर है? ये संख्या का 35% हो गया, ये प्लस 52, ये मिलाकर के इस संख्या के बराबर है। देखो कोई संख्या अपने 35% से 52 अधिक है, तो संख्या का 35% प्लस 52 मिला के वो संख्या बन रही है ना। क्लियर है? कोई संख्या अपने 35% से 52 अधिक है तब जाके वो संख्या बन रही है, तो ऐसे अपने को लिखना है। अब देखो यहां पे कैसे कर सकते हैं, 5 7 35, 5 ये 20 आ गया। ठीक है, तो ये 7x/20 प्लस 52 इज इक्वल टू x आ गया। ठीक है, अब 20 का इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दो, 52 कैसे आया? हाँ ठीक तो है, तो ये हो गया 7x प्लस 52 दूनी 104 104 यस इज इक्वल टू 20 का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया बटे 20 बराबर x। अब यहां से कैसे अपन कर सकते हैं? यहां से अपन ऐसे कर सकते हैं कि 7x, इस 20 को इधर ट्रांसफर कर दो, 7x प्लस 104 इज इक्वल टू x गुणे 20, तो x गुणे 20 को मैं लिख सकता हूं 20x, है ना, 20x है कि नहीं। अब इस 7 को इधर लेके आ जाओ, तो 104 बराबर 7x इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 20x माइनस 7x यानी कि 13x हो जाएगा,
104 है ना, 13x 104 यानी कि 13/13 x इज इक्वल टू 104। तो अब x की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, तो 13 का भाग इसमें दे दो, तो 104/13 बराबर x, तो 8 बराबर हो गया, 8 बराबर हो गया x। x की वैल्यू आ गई 8, कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 8। कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या मास्टर, कुछ तो गड़बड़ है यार मास्टर यहाँ पे, कि 5 7 35 और 20 25 100, 52 दूनी 104। ओहो देखो मास्टर ने यहाँ गलती की हुई है। मास्टर ने, तभी मैं बोलूँ कि x 8 कैसे आ रहा है। सुनो, मास्टर ने गलती कहाँ की है कि ये 20 का गुणा 52 में करना था, तो जब 20 का गुणा 52 में करोगे बेटा तो ये 1040 आएगा ना, 1040। मास्टर ने बस यही गलती कर दी, तो अब हर जगह 1040 लिख दो, यहाँ भी 1040 है कि नहीं, यहाँ भी 1040, यहाँ भी 1040, यहाँ भी 1040, यहाँ भी 1040, तो ये 80 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 80, तो अपनी संख्या है 80, यानी कि आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। अब जरा चेक कर लेते हैं, कह रहा है कि एक संख्या अपने 35% से 52 अधिक है, तो अपने पास संख्या आ गई x, ठीक है, अपने पास संख्या आ गई x, यानी कि 80 अपने पास संख्या आ गई, तो 80 का 35% कितना होगा, 35/100 है ना, 35%, तो 5 7 35 और 5 ये 20 हो गया, ये 20 चौके यानी कि ये 28 हो गया। x का 35% यानी 80 का 35% बराबर क्या मैं कह सकता हूं, 28 हो गया, है ना। अब कह रहा है कि जो संख्या है, यानी कि जो 80 है अपनी संख्या है ना, वो अपने 35% है, 28 से 52 अधिक है। क्या ये 52 अधिक है, बिल्कुल, ये जोड़ोगे तो 80 आ जाएगा, है ना। तो ये संख्या अपने 35% से यानी 28 से 52 अधिक तो हो रही है ना, क्लियर है, एकदम कॉन्सेप्ट लॉजिक क्लियर होना चाहिए, तभी तुम्हारा ये काम चलेगा। नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन पे, ये देखो अगला क्वेश्चन, वह दर जिस पर 45,000 की राशि आधार वार्षिक ब्याज पर 4 वर्षों में 56,700 हो जाएगी। द रेट एट विच एन अमाउंट ऑफ ₹45,000 विल बिकम दिस मच इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट। रेट की बात पूछ रहा है, कुछ नहीं भैया, रेट की बात पूछ रहा है, समझ रहे हो, तो रेट की बात पूछ रहा है, कह रहा है कि कोई धन 45,000 से बढ़कर के 56,700 होगी, 45,000 से बढ़कर के 56,700 हो गई, तो बढ़ोतरी कितने की हुई, बढ़ी कितनी, बढ़ी कितनी, देखो तो बढ़ी कितनी, बढ़ी कितनी, 45 में से ये अपन कर रहे हैं ना, आगे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कितनी बढ़ी देखो तो बताओ। क्या मैं कह सकता हूं कि 11,700 बढ़ी, है ना, 11,700 बढ़ी, ये अमाउंट 11,700 से बढ़ गया, तो जो बढ़ा वही तो ब्याज है, हमने मूल तो लिया था, ब्याज और चुकाना है, इतना बढ़ गया तो यही तो ब्याज है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि साधारण ब्याज है। अब साधारण ब्याज हमने निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट अपने को क्या निकालना है, अपने को रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला आप सभी जानते हो बेटा, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू टाइम, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने निकाल लिया कि 11,700 इंटू 100 करेंगे, और प्रिंसिपल कितना था अपना, प्रिंसिपल था 45,000, प्रिंसिपल था 45,000 इंटू टाइम कितना है, टाइम है 4 years, है ना, 4 years, टाइम है 4 years, टाइम है 4 years, टाइम है 4 years। तो ये 1 2 3 0 से 2 0 ए और ये वाला 1 0 ये खचाक गए, ठीक है, गए। अब ये 7 काट 3 से तो कट ही जाएगा, ठीक है, ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये 5 9 45, 5 9 45, 9 दूना 18, यानी कि 117/18, 117/18। अब ये काट सकते हो क्या, ये भाई 18 से भाग ही दे दो ना, तो 18 7 126, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग 5 आएगा आई थिंक, देखते हैं। 3 6 18 और 3 3 का 9, 3 9 27, 39/6, तो 6 36, 3 बचा 6, 6.5% है ना, 6.5% आ गया, सिंपल है, अपना आंसर है बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो, एक परीक्षा में 350 परीक्षार्थी बैठे जिसमें से 12% अनुत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण कितने हुए, 350 candidates appeared in an examination in which 12% failed, then find the number of candidates who passed। देखो भैया क्या कह रहा है कि 12% जो थे वो फेल हो गए, क्या हो गए, वो फेल हो गए, और अपन जानते हैं कि टोटल होता है 100%, तो 100% में से 12% घटा देंगे तो अपने पास बच रहा है कितना, 100% में से अगर 12% घटा दिए तो अपने पास ये बच रहा है 88% जो कि पास हुए, 88% क्या हो गए, पास हो गए। क्या क्लियर बात है, 88% पास हो गए। अब 88% पास हुए तो 350 का क्या मैं 88% नहीं निकाल सकता हूं, 350 गुणे 88/100 है ना, 88/100, तो इतने बच्चे जो है पास हुए। अब परसेंटेज निकाल लेना चाहे कितना भी है, मास्टर ये तो नहीं कराने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो,
अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगला क्वेश्चन, पढ़ो और सॉल्व करो इसको, ठीक है। स्क्रीन पर दिख रहा है अगला क्वेश्चन तुम्हारे, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश ने कुछ दूरी 15 किमी प्रति घंटा की चाल से, रमेश ने कुछ दूरी 15 किमी प्रति घंटा की चाल से तय की तथा उतनी ही दूरी 10 किमी प्रति घंटा की चाल से तय की। पूरी यात्रा में रमेश की औसत चाल क्या होगी? रमेश कवर्ड सम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ रमेश? सुनो, एवरेज स्पीड पूछ रहा है ना, तो पहले तो मंत्र ही जान लो, तुम पहले मंत्र ही जान लो, 2ab अपॉन a प्लस बी। गुरु जी सही में बता दिया आपने, हाँ सही में बता दिया, 2ab अपॉन a प्लस बी। 2ab का मतलब 2 इंटू a का मतलब 15, a का मतलब 15, b का मतलब 10 अपॉन a प्लस बी मतलब 15 प्लस 10, है ना। तो ये कितना हुआ? 2ab 15 30 30 में 300, 300 300 बटे 15 और 10 25 हो गया, 25 हो गया, यानी कि 14 आ गया अपना आंसर, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अपना आंसर 14 नहीं 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 12 आएगा ना, मास्टर गलती कर रहा है यार, बटे 25 ये 12 आ जाएगा, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा अपना आंसर आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मंत्र तुमने जान लिया, अब ये मंत्र कहां लगेगा ध्यान से समझना। गुरुजी का मंत्र तभी लगेगा जब ये दूरी समान हो। देखो रमेश ने कुछ दूरी 15, मान लो कि ये रमेश, ये मुन्ना है, बच्चा है, ये टुक 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 चलते चलते यहां तक गया। ठीक है, कुछ दूरी, अब ये यहां पे रुका, इतनी ही दूरी ये फिर चला, इतनी ही दूरी ये चलते हुए यहां तक पहुंच गया, है ना। तो इतनी ही दूरी ये चला, ऐसा नहीं है कि ये 10 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर ना, ये 10 किलोमीटर तो ये भी 10 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर तो ये भी 15 किलोमीटर, ये 50 तो ये भी 50, तो ये समान दूरी होनी चाहिए तभी ये मंत्र लगेगा, है ना। तो समान दूरी है। देखो कह रहा है कि रमेश ने कुछ दूरी 15 किमी प्रति घंटे की चाल से तय की एंड द सेम डिस्टेंस, उतनी ही दूरी, है ना, उतनी ही दूरी इससे तय की। तो आपको क्या करना है, बस ये फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे चले, एक और चीज जान लो, एक और तरीका जान लो, बता दूं क्या? चलो अगले किसी वीडियो में बताऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इसका तरीका एक और है, बहुत आसान सा तरीका बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन पे देखो। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना जिसका परिमाप 44 सेंटीमीटर हो। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिसका परिमाप जो है पेरीमीटर बराबर 44 सेंटीमीटर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस वर्ग की जो भुजा है, यानी कि एक भुजा है, वो परिमाप बटे पेरीमीटर बटे 4 होती है, यानी कि 44 बटे 4 मतलब एक भुजा 11 सेंटीमीटर हो गई। बिल्कुल, तो ये भुजा, ये साइड 11 सेंटीमीटर हो गई, है ना, 11 सेंटीमीटर। अपने को एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर हम जानते हैं कि साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड है 11 सेंटीमीटर, सो 11 बाई स्क्वायरिंग द नंबर 11 विल गेट 121 स्क्वायर सेंटीमीटर, 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर अपना होगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन पे ठप्पा लग गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, कितने मैथ्स के कितने बचे? ओहो, this one is the last question of mathematics section and after this section we will move on to the language section। हिंदी और इंग्लिश दोनों करेंगे, घबराना नहीं, मजे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो कि कितना जल्दी तुम्हारा पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व होता है। मैं समझाते हुए चल रहा हूं तब जाके इतना टाइम लग रहा है, और जब तुम समझ लिए रहोगे, तुम्हें सब सिर्फ एग्जाम में करना होगा, तो बहुत ही कम टाइम तुम्हारा लगेगा, है ना। बने रहना है, मास्टर जिस प्रकार से मेहनत कर रहा है तुम्हें भी मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है, छोड़ के नहीं जाना है। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल पूछ रहा है ना बच्चे, चाल पूछ रहा है। चाल बराबर हम जानते हैं कि डिस्टेंस बटे टाइम होता है, यानी कि दूरी बटे समय होता है। दूरी दिया हुआ है 280 मीटर, 280 मीटर, और समय कितना है? 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो क्या मैं कह सकता हूं कि चाल बराबर जो हुआ, ये 0 से तुम तो गए, 0 से 0 तुम तो गए, और तुम भी गए 14 बार में, तुम गए 14 बार में, 14 दूना 28, है ना। तो अपना चाल आ गया 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि देखो अब मीटर पर सेकेंड में इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ये दूरी दी हुई है वो मीटर में दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है सेकेंड में दिया हुआ है, तो मीटर प्रति सेकेंड में अपना चाल आ गया। आंसर किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर किस में? किलोमीटर प्रति घंटा। गुरुजी ने बताया था कि जब भी मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 14 को 18/5 से गुणा कर दो, 18/5 से गुणा कर दो, और सॉरी 18/5 ना, 18/5 से गुणा कर दो। तो 5 से ये काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5/40, 2.8 इंटू 18, और जब ये करोगे तो 18/144 हासिल 14, और 18 दूना 36, 14 50,
50.4 50.4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। क्या सही है क्या? यस। सो वी हैव कंप्लीटेड मैथमेटिक्स सेक्शन, पूरा मैथमेटिक्स सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अगला क्वेश्चन, अगला लैंग्वेज सेक्शन पे पढ़ते हैं। लैंग्वेज सेक्शन में बने रहना, यहां तक आ गए हो तो पूरा वीडियो देख करके जाना, मजेदार होगा, हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये पैसेज जो है ना, 4 पैसेज होंगे इसमें, और हर एक पैसेज में 5-5 क्वेश्चन होंगे। 4 पैसेज होंगे, हर एक पैसेज में 5-5 क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के अपने पास 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? 20 क्वेश्चन होंगे, तो पूरा करके जाना। पैसेज आपके स्क्रीन पर दिखेगा और क्वेश्चंस भी दिखेंगे। नेक्स्ट देखो, अगला ये पैसेज ये रहा, तो ये पहला पैसेज है। अब एक काम तुम कर सकते हो कि स्क्रीन को पॉज करो और पैसेज पढ़ो। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दिया हुआ है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दिया हुआ है। और जो 5 क्वेश्चन है ना, मैंने कैसे लगाए हैं, ये पहला क्वेश्चन है, अगला पैसेज वही क्वेश्चन बदल गया, अगला पैसेज वही क्वेश्चन बदल गया। तो सबसे पहले बेटा पैसेज पढ़ो, तुम पैसेज पढ़ो और मैं इसके आंसर आपको बताते हुए चल रहा हूं, क्योंकि पैसेज में कुछ ऐसी खास बात है नहीं बताने लायक, इसलिए मैं आंसर डायरेक्ट बताते हुए चलूंगा। पैसेज तुम पढ़ो, ठीक है? पढ़ के आओ, मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूं, पढ़ो इसको। पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया? पढ़ लिया क्या? चलो ठीक है, पढ़ लेना ना, हर बार ऐसा ही करना। मैं वीडियो को इतनी देर रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम खुद ही पॉज करके पढ़ लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। कह रहा है कि चक्रवात को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पे लिखा हुआ है चक्रवात को अंग्रेजी में साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, क्या कह रहा है कि बाई व्हाट अदर नेम इज साइक्लोन नोन? तो साइक्लोन इज ऑल्सो नोन एज हरिकेन, है ना? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन देखो, साइक्लोन। अगला क्वेश्चन देखो कि बचाव का विलोम शब्द क्या है? प्रतिरक्षण, हिफाजत और अच्छा, ये रक्षा, ये तीनों जो है ना, ये बचाव के विलोम शब्द नहीं है, ये पर्यायवाची है, सिनोनिम्स हैं। देखो, तो हमें एंटोनिम पूछ रहा है ना, तो एंटोनिम, विलोम कोई भी नहीं है इनमें से। द एंटोनिम ऑफ डिफेंस इज इम्यूनाइजेशन, शील्ड, प्रोडक्शन, कोई भी इसका एंटोनिम नहीं है, है ना? तो नन ऑफ दीज ऑप्शन जहां मिल जाए ना, तुम्हें थोड़ा सा सतर्क हो जाना, अपने कान खड़े कर लेना है कि भाई ये नन ऑफ दीज क्यों दिया हुआ है, कुछ ना कुछ कारण होता है, और नन ऑफ दीज ऐसे फालतू नहीं देता है, ठीक है ना? तो नन ऑफ दीज जहां पे आ जाए थोड़ी सावधानी से आपको करना है। अगला देखो कि चक्रवात के समय हवाओं की गति होती है बहुत तेज। देखो कि समय हवाओं की गति काफी अधिक होती है। देखो यहाँ पे वाइंड स्पीड इज वेरी हाई ड्यूरिंग साइक्लोन, तो वेरी हाई यानी कि फास्ट कह सकते हो, हाई कह सकते हो। तो यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे फास्ट दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। हाई और फास्ट का एक ही मतलब हुआ, वेरी हाई मतलब बहुत तेज चल रही है, फास्ट मतलब भी बहुत तेज, तो यानी कि अपना ऑप्शन होगा फास्ट, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो कि भारत में अक्सर किस महीने में चक्रवाती तूफान आना आम बात है? तो भारत में अक्सर जून के महीने में चक्रवाती तूफान आना आम बात है। जून के महीने में आंसर है बी। इन विच मंथ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आर कॉमन इन इंडिया? सो हियर यू कैन सी योर आंसर हियर इन द पैसेज। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आर कॉमन इन इंडिया ऑफन इन द मंथ ऑफ जून। सो राइट, तो जून के मंथ में अपना ऑप्शन है बी ऑप्शन। अगला पैसेज पे चलते हैं। अगले पैसेज पे क्या कि इसी पैसेज का भी 5वां क्वेश्चन बचा हुआ है। यस, वी आर लेफ्ट विद वन मोर क्वेश्चन, आई थिंक वन मोर क्वेश्चन और टू, वन मोर क्वेश्चन, यस वन मोर क्वेश्चन। चक्रवात के दौरान निम्न में से कौन सी चीजें घटित होती हैं? मूसलाधार बारिश होती है, बिल्कुल। मूसलाधार बारिश मतलब एकदम धाकड़ बारिश, जब सब कुछ बह जाता है, मतलब बहुत जोरदार बारिश, मूसलाधार बारिश उसको बोलते हैं। चक्रवात के दौरान मूसलाधार बारिश होती है, बिल्कुल होती है। जीवन काफी प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है, मतलब चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, घर लोगों के गिर जाते हैं, जान माल का नुकसान होता है, तो ये सभी होता है ना, उपर्युक्त सभी। यही चीज इंग्लिश में भी दी हुई है। देयर इज टॉरेंशियल रेन, मतलब बहुत ही तेज, बहुत ही भयानक वाली बारिश होती है ना। Life is badly affected, yes of course there is a loss of both life and property, yes this is also correct. So all of the above answer, D option will be correct answer. Let's move to the passage number 2. This passage is about the religion Sikhism, ठीक है? तो सिखिज्म के संस्थापक कौन थे उनके बारे में दिया हुआ है, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में दिया हुआ है, बैसाखी के बारे में दिया हुआ है, तो बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, तो अपन को आंसर करना है। तो हर बार की तरह तुम ये कर लो कि पॉज करो स्क्रीन को, मैं हट जा रहा हूं, एक बार पढ़ लो। पढ़ लिया? चलो, अब सिख धर्म में कितने गुरु हैं? तो कुल मिलाकर के डायरेक्टली तो आंसर नहीं दिया है, बट हियर द आंसर इज हिडन हियर। यहां पे लिखा हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह जी इज द 10th एंड द लास्ट गुरु। कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें थे और अंतिम गुरु थे, मतलब 10वें के बाद कोई गुरु नहीं हुआ। तो कुल कितने गुरु हुए? 10 हुए ना, तो आंसर अपना है 10, यानी कि 10 आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गुरु गोविंद सिंह ने दसम ग्रंथ की रचना किस नदी के तट निकट की थी? तो यहां पे लिखा हुआ है यमुना नदी के निकट की थी। उन्होंने दसम ग्रंथ की रचना यमुना नदी के निकट की थी। दसम ग्रंथ देखो यहां पे लिखा हुआ है, ही कंपोज द दसम ग्रंथ
द मेन स्क्रिप्चर ऑफ द सिखिज्म। द ग्रंथ वॉज कंपोज नियर द यमुना रिवर। कहां पे? यमुना रिवर, यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि दिलरुबा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार उन्होंने किस वाद्य यंत्र से प्रभावित होकर किया था? तो दिलरुबा नामक वाद्य यंत्र उन्होंने एक वाद्य यंत्र से प्रभावित होकर किया था जिसका नाम था ताऊस। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है कि ही इन्वेंटेड इट आफ्टर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ताऊस। ठीक है, क्लियर बात? तो ताऊस अपना सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? सो ही फाउंडेड द खालसा पंथ इन 1699, 1699। आंसर विल बी 1699, आंसर सी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुरुआत का विलोम क्या है? अब शुरुआत यहां पे दिया हुआ है इसलिए इसका विलोम पूछ रहा है। यहां पे भी देखो स्टार्टेड दिया हुआ है, फिर फाउंडेड आप कह सकते हो, तो इसलिए उसका विलोम पूछ रहा है। एंटोनियम ऑफ बिगिनिंग या फिर फाउंडिंग या फिर स्टार्टिंग, एक ही बात है। तो बिगिनिंग का विलोम किसी चीज को शुरू करना और किसी चीज को अंत कर देना, विलोम है ना, अंत कर देना, एंड कर देना, अंत कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिस इज ए स्टोरी अबाउट अ किंग नेम्ड प्रताप भानु। प्रताप भानु नाम के एक राजा के बारे में एक स्टोरी है। वो स्टोरी आप पढ़ो, सबसे पहले आप पढ़ सकते हो ना। देखो कॉम्प्रिहेंशन की ऐसी बात है ना कि जितना ज्यादा आप इसको पढ़ोगे, जितना ज्यादा घनचक्कर इसके लगाओगे, उतना ही ज्यादा समझ लो तुम्हारे दिमाग में फिट होगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारी ग्रैस्प करने की कैपेसिटी जो होगी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो इसको पढ़ो, मैं आता हूं। पढ़ लिया? चलो ये देखो, प्रताप भानु नाम का राजा क्या चाहता था? तो वो संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वह संसार का सबसे अमीर व्यक्ति। ही वांटेड टू बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ढोंगी संत ने राजा को अमीर बनाने के लिए क्या कराने को कहा? तो ढोंगी संत ने व्हाट डिड द फेक सेंट आस्क द किंग टू डू टू मेक हिम रिच? तो क्या करने को कहा? उसने कहा कि भाई मैं ना, उसने बोला कि यहां पे लिखा हुआ है, देखो कहां पे लिखा हुआ है, सेंट टोल्ड द किंग दैट आई विल डू सच ए यज्ञ फॉर यू, मतलब ऐसा यज्ञ करूंगा आपके लिए कि आप सबसे अमीर बन जाओगे। तो उसने बोला कि यज्ञ कराओ, है ना, यज्ञ ऑप्शन यज्ञ यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा का पर्यायवाची है। राजा का पर्यायवाची भूपति, नरपति, नृप यानी कि सभी, उपयुक्त सभी, रूलर, मैजेस्टी, इंपेरर, ये सभी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोंगी संत कौन था? तो यहां पे लिखा हुआ है कि संत और कोई नहीं, प्रताप भानु का पुराना शत्रु था, पुराना शत्रु था, राजा का पुराना शत्रु। हियर यू कैन सी योर आंसर इन द इंग्लिश पैसेज आल्सो। अ फेक सेंट लिव्ड, ओके, द सेंट वाज द नन अदर देन प्रताप भानुस ओल्ड एनिमी। ये जो संत था ना, वो इस राजा का पुराना दुश्मन था, जो संत का वेश धारण करके रह रहा था जंगल में, ओल्ड एनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस कारण राजा उस संत की बात को मान लेता है? तो यहां पे लिखा हुआ है लालच के कारण राजा संत की बात मान लेता है। हियर यू कैन सी द आंसर इन द इंग्लिश पैसेज आल्सो। कहां पे लिखा हुआ है कि इन द डिजायर ऑफ द रिवेंज, ओके, ड्यू टू द ग्रीड, यहां पे लिखा हुआ है ड्यू टू द ग्रीड द किंग एग्रीज टू द सेंट। ठीक है, तो ड्यू टू द ग्रीड ये ऑप्शन अपना है, लालच के कारण। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ बॉय नेम्ड रोहन। रोहन एक लड़का है जो बहुत रेस में चलाता है मोटरसाइकिल वगैरह। तो उसके जिद के कारण उसके पापा ने उसको एक मोटर बाइक दिला दी, मोटरसाइकिल दिला दी, और उसने एक्सीडेंट कर दिया। तो वो कहानी है, पूरा अच्छे से पढ़ना, फिर मैं आता हूं, जरा पढ़ो जल्दी फटाक से इसको। पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया ना? चलो अब जो है, अगर पढ़ लिया है तो इसको करते हैं फटाक से स्टार्ट। देखो, मोहन की जिद के कारण उसके पिता ने उसे क्या दिला दिया? क्या दिया? तो मोहन की जिद के कारण उसके पिता ने उसको मोटर बाइक दिला दी, मोटर बाइक, है ना, मोटर बाइक। आंसर विल बी सी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फादर गॉट हिम ए मोटर बाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, रोहन किस कक्षा का विद्यार्थी था? सो ही वॉज स्टडिंग इन आई थिंक 12th। यस, ही वॉज स्टडिंग इन 12th। रोहन 12वीं कक्षा का छात्र था। रोहन वॉज स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ये आंसर रहा। अगला क्वेश्चन देखो, रोहन ने कब गाड़ी चलाने की बात कही? व्हाट डिड रोहन प्रॉमिस्ड? रोहन ने क्या प्रॉमिस किया? तो देखो, जब उसने ठोकर मार दी पुलिस की गाड़ी को, पुलिस ने उसके पेरेंट्स को बुलाया और समझाया, तो रोहन ने ये प्रॉमिस किया कि मैं तभी गाड़ी चलाऊंगा जब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। तो हियर इट इज मेंशन्ड हियर, यहाँ पे देख सकते हो कि एंड टोल्ड टू ड्राइव ओनली आफ्टर गेटिंग द ड्राइविंग लाइसेंस। तो तभी वो गाड़ी चलाएगा जब ड्राइविंग लाइसेंस उसका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने ट्रैफिक पुलिस के वाहन को ठोका क्योंकि? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सही समय पर ब्रेक न लगने के कारण ट्रैफिक पुलिस के वाहन को ठोक दिया, खटाक से फटाक।
तो कहाँ पे है देखो, यहाँ पे रोहन इन वायलेशन ऑफ द रूल, ओके ओके ओके, व्हीकल ऑफ द ट्रैफिक पुलिस एज ही कुड नॉट अप्लाई द ब्रेक्स ऑन टाइम, मतलब सही समय पे वो ब्रेक नहीं लगा पाया था, तो खूब रेस में चलाते हुए जा रहा था और आगे पुलिस वाला था, अब उसी को जाकर के टक्कर मार दिया, ठोक दिया, तो जेल में तो ले जाएगा ये सब, है ना। तो अब ये क्या किया, गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा, ही कुड नॉट अप्लाई ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चौराहे का अर्थ क्या होता है? चौराहे का अर्थ जहां पे चार रोड ऐसे मिलते हैं, मतलब दो रोड आपस में क्रॉस करते हैं ऐसे और ऐसे, तो कुल मिलाकर के एक तरह से आप कह लो चार रोड बन जाते हैं ना, इधर से इधर से इधर से इधर से, मतलब ये इधर 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 चार रोड इस तरह से कह सकते हो। तो इंटरसेक्शन ऑफ चार रास्तों का समूह चौराहा, चौ मतलब चार, और मेन स्क्वायर भी इसको बोलते हैं। देखो इंग्लिश में मेन स्क्वायर बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, चौक बोलते हैं, तो कुछ भी अपन अपन देखो अब हुआ क्या है ना कि अंग्रेजी बहुत सारी हिंदी में मिक्स हो गई है, तो चौक को हम लोग बोल देते हैं चौराहा, चौराहे का जू का तो इस्तेमाल भी हो जाता है अंग्रेजी में, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो मिक्स हो गई हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चार रास्तों का समूह यानी कि चौराहा, इंटरसेक्शन ऑफ फोर रोड्स। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओह सो वी हैव केम टू द एंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए भाई। मजा आया, बहुत मजा आया पढ़ाने में, मुझे मजा आया, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी मजा आया होगा। भाई साहब एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये द्रोण स्कूल का ऐप जो है ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, यहाँ पे कोर्सेज अपने हैं, ये कोर्सेज चेकआउट कर लेना, मॉडल पेपर्स जरूर ले लेना, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 50 मॉडल पेपर्स, क्योंकि जब इसमें तुम प्रैक्टिस करते हो ना, वीडियो सोल्यूशन नहीं आता तुरंत वीडियो सोल्यूशन देख लो, आपके पास टाइम नहीं है अभी, तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ जब आप कोई किसी क्वेश्चन पे फंसो तुरंत वीडियो सोल्यूशन देखो, शॉर्ट ट्रिक आएगा, इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी कि 80 क्वेश्चंस आर देयर इन वन मॉडल पेपर, सो 80 into 50, so in total there are 4,000 questions are there, and after practicing 4,000 of question you will become a master, ठीक है। तो ये 4,000 की प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन की 50 मॉडल पेपर्स की सीरीज ले लेना। आपसे मिलेंगे इसी तरह के धमाकेदार मॉडल पेपर के साथ, गेस्ट पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इस सीरीज को फॉलो जरूर करना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे। इस इतनी मेहनत के बाद इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इस वीडियो को सारे दोस्तों तक फैला दो, बता दो भाई कि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चल रही है, ठीक है। तो अगली वीडियो इस सीरीज पे आएगी और जल्दी हम लेकर आएंगे, तो इंतजार करना जरूर। द्रोण स्कूल सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए बच्चे हो, चैनल पर नए हो तो। चलो भाई, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।